Hello everyone, this is Vijay sir from Guru's Academy. From this video we are going to start the syllabus of 12th standard, and in this particular video we are going to learn chapter number 1, creating HTML forms using Composer. So the very first point is HTML code intro. Let's have a look how an HTML document looks like. So as you can see on your screen, this is an HTML document. Okay. So whatever is written between these brackets are known as tag. So this is HTML tag, then body tag, then we have title opening and closing, then closing head tag, then we have body opening tag, then form tag. At the bottom you can see we have closing form tag, closing body tag and closing HTML tag. So हमने देखा जो कुछ भी इन ब्रैकेट्स के बीच में लिखा होगा उनको हम कहेंगे टैग. सो इस तरह से हमारे पास है HTML टैग. An HTML document can be divided into two parts, and the first part is head and the another part is body, and this is closing HTML tag. So whatever you want to show on the web page, you have to write between these tags, opening body tag and closing body tag. So this is an HTML document and this is the output. Now आगे जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उन्हें बनाने के लिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया हुआ है, ये जो रेडियो बटन्स हैं उन्हें बनाने के लिए हमने कौन से टैग यूज़ किए हुए हैं, सेम तरीके से जो चेक बॉक्स हैं उनके लिए क्या है, फिर ये जो बड़ा सा बॉक्स आ रहा है इसके लिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया हुआ है, ये लिस्ट बनाने के लिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया हुआ है, उसी तरीके से ये बटन्स जो हमने बनाए हैं इनके लिए कौन से टैग यूज़ हुए हैं उन्हें हम देखेंगे. So this is chapter number 1, creating HTML forms using Composer. Don't worry, I'm not going to bore you. हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो अब तक एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं. मीन्स 2015 से लेकर के 2022 तक की एग्ज़ाम्स में जो कुछ भी पूछा गया है उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं. अगर आप लोग उतना भी कर लेते हैं तो 70 to 80 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं. आप 70 to 80 मार्क्स ईज़िली स्कोर कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. In order to obtain information on internet, HTML forms are used. बहुत ही सिंपल है. इंटरनेट से आपको अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है then you have to use HTML forms. A form behaves like a container. HTML forms contains elements like label, checkbox, text input field, radio button, submit button, reset button and many more. मीन्स HTML फॉर्म में यही सारी चीज़ें होती हैं. वन बाय वन हम देखेंगे. जैसा कि अभी आपने फॉर्म में देखा ही था. इस फॉर्म में आप देखोगे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड 2 बटन्स. सो द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज़ फॉर्म एलिमेंट. द फॉर्म एलिमेंट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन HTML फॉर्म. It acts as a container for all the elements used in the form. If you want to create an HTML form, then you have to use form tag, opening form tag and then closing form tag. The tag opening and closing is used to implement this element. यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ है, फिर आपको जो भी यहाँ रखना है आप रख सकते हैं एंड देन फॉर्म टैग क्लोज हो जाएगा. यहाँ पर आप कुछ और चीज़ें नोटिस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ एक्शन इज़ इक्वल्स टू रजिस्टर डॉट HTML एंड मेथड इज़ इक्वल्स टू पोस्ट. तो एक्शन एट्रीब्यूट का काम क्या है? एक्शन एट्रीब्यूट बताता है कि डेटा सेंड कहाँ करना है. वेयर टू सेंड डेटा. एंड मेथड मीन्स हमें किस तरह से डेटा को आगे सेंड करना है. मेथड की 2 वैल्यू हो सकती हैं. वो फर्स्ट वन इज़ गेट एंड सेकेंड वन इज़ पोस्ट. आप अपने डेटा को गेट या पोस्ट मेथड का यूज़ करके आगे सर्वर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं. ओके.
से यहाँ आप नीचे देखोगे वही चीज़ें हैं, 2 एट्रीब्यूट्स, एक्शन, मेथड. द एक्शन एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा. व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड इट टेक्स अ फाइल नेम एज अ वैल्यू. सी ना ये फाइल ओपन कब होगी? सो दिस फाइल इज ओपन व्हेन द यूज़र क्लिक्स ऑन सबमिट बटन आफ्टर फिलिंग द डेटा इन द फॉर्म. जैसा हमने फॉर्म में देखा, यूज़र सारा फॉर्म फिल करेगा एंड उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेगा. एज सुन एज वो सबमिट बटन पर क्लिक करेगा, सारा डेटा जो है वो किसी एक पेज पर सेंड कर दिया जाएगा. सो ये था फॉर्म एलिमेंट. जैसा हमने देखा गेट एंड पोस्ट, 2 वैल्यू हो सकती हैं. सो द गेट मेथड रिट्रीव करना मीन्स एक्सेस करना और वैल्यूज़ को फैच करना. Retrieves the data from the form and sends it to the server by attaching it at the end of the URL. अभी के लिए आपको इतना ही लर्न करना है. This method allows only a limited amount of data or information to be sent at a time. Okay, so this was all about get method. Now the post method. So the data is sent as a block through the HTTP transaction. Okay, you have to only remember this line. The data is sent as a block through the HTTP transaction in post method. The data is included in the body of the request. This method does not have any restrictions on data length. But in get method there was a limit. You can transmit only limited amount of data. And the default value for method attribute is get. Suppose कोई भूल जाता है method attribute यूज़ करना, सो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ गेट. ये सारी चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हैं. जब आप कोडिंग करेंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे, वेब पेजेस बनाएंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होंगी. अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही समझना है. एक गेट मेथड है और एक पोस्ट मेथड है. गेट मेथड में जो डेटा होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, दैट विल बी अटैच्ड एट द एंड ऑफ द URL. लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट. Whereas in the post method you can send unlimited amount of data or information, and the information or data is sent as a block, and by default value of method attribute is get. That's it. Okay, I hope this is clear. So our next element is input element. Okay, let me show you the code. See, form tag, and here is the method is get. एक्शन हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है. दैट मीन्स हम अभी डेटा कहीं भी सेंड नहीं कर रहे हैं. अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई फाइल का नेम दे सकते हैं. एंड द थर्ड एट्रीब्यूट इज़ नेम. ऑब्वियसली आपको फॉर्म का नेम देना पड़ेगा. यहाँ पर आप देखोगे फॉर्म टैग यहाँ स्टार्ट हुआ है एंड एट द एंड ऑफ दिस पेज यहाँ पर क्लोज हुआ है. दैट मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म टैग के बीच में लिखे गए हैं. अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इनपुट एलिमेंट. सो यहाँ पर आप देखेंगे इसके भी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम एंड टाइप. एक और एट्रीब्यूट है दैट इज़ वैल्यू. बेसिकली इनपुट एलिमेंट हैज़ 3 एट्रीब्यूट्स, नेम, वैल्यू एंड टाइप. टाइप डिसाइड करेगा कि किस तरह का कंट्रोल फॉर्म पर बनेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ आप नोटिस करोगे टाइप इज़ इक्वल्स टू टेक्स्ट, टाइप इज़ इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड टाइप इज़ इक्वल्स टू टेक्स्ट. फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम. आप यहाँ आउटपुट देखिए, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट. अब आगे देखिए, सी जेंडर, इनपुट नेम जेंडर, वैल्यू मेल एंड टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो. तो एज सुन एज आप टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो करेंगे आपको इस तरह का कंट्रोल मिलेगा. ओके, फिर आगे देखते हैं. यहाँ पर देखिए इनपुट टैग एंड टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स. सी आउटपुट में आप देख सकते हैं चेक बॉक्स बना हुआ है. ओके, और देखते हैं इनपुट कहाँ यूज़ हुआ है. सो इनपुट यहाँ पर आप देखेंगे टाइप सबमिट एंड टाइप रीसेट. टाइप सबमिट मीन्स जो भी डेटा आपने फिल किया हुआ है वो आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा, एंड रीसेट मीन्स आपका जो फॉर्म है वो रीसेट हो जाएगा. लेट मी शो यू. लेट्स से आपने कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दी एंड नाउ क्लिक ऑन रीसेट बटन. सी फॉर्म रीसेट हो गया है. सो ये है इनपुट टैग. So input element has 3 attributes, name, value and type. And type is the most important attribute of this tag because वही decide करेगा
कि आपको वेब पेज पर किस तरह का कंट्रोल मिलेगा। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। आपको रेडियो बटन चाहिए तो आपको टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। अगर आपको चेक बॉक्स चाहिए तो टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स टाइप करना रहेगा। अगर आपको एक सबमिट टाइप का बटन चाहिए देन यू हैव टू राइट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। और अगर आपको एक रीसेट टाइप का बटन चाहिए देन यू हैव टू राइट टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट। इनपुट एलिमेंट, सो इनपुट एलिमेंट का यूज़ करके हमने देखा हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो आपको कि कौन सा टैग यूज़ किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओपनिंग इनपुट टैग, क्लोजिंग इनपुट टैग और सिंपली इनपुट टैग। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर वैलिड। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ओपनिंग इनपुट टैग, क्लोजिंग इनपुट टैग और सिंपली इनपुट टैग, बोथ आर वैलिड। ओके, जैसा हमने देखा देयर आर 3 एट्रीब्यूट्स, टाइप, नेम, वैल्यू। अब इन तीनों का काम क्या है वो देख लेते हैं। सो द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाइज द फील्ड दैट इज़ टू बी क्रिएटेड। जिस तरह के फील्ड आप बनाना चाहते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो टाइप कर सकते हैं। द नेम एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज द नेम। ओके, आपको उस पर्टिकुलर कंट्रोल का क्या नाम रखना है आप नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करके मेंशन कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ वैल्यू एट्रीब्यूट। इससे आप वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। सी आई एम रिपीटिंग अगेन, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। इनपुट एलिमेंट हैज़ 3 एट्रीब्यूट्स, टाइप, नेम, वैल्यू। टाइप का काम क्या है वो डिसाइड करेगा, टाइप एट्रीब्यूट डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह की फील्ड क्रिएट करनी है। नेम, उस पर्टिकुलर फील्ड को क्या नाम रखना है, क्या नेम देना है। एंड वैल्यू, उससे आप बता सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। दैट्स इट, आपको इतना ही लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस रेडी किए जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ रेडियो। आपको जो लर्न करना है, जो याद रखना है वो ये लाइन, जनरली यूज टू सिलेक्ट अ सिंगल आइटम फ्रॉम अ गिवन ग्रुप ऑफ आइटम्स। ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। टाइप क्या रखना रहेगा, टाइप इज़ इक्वल्स टू रेडियो रखेंगे तो आपको रेडियो बटन मिलेगा, रेडियो बटन जो इस तरह से दिखता है। Then checkbox. So generally used to select multiple items from a given group of items. उस केस में आपको checkbox यूज़ करना रहेगा जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आपको सिलेक्ट करवानी हो यूज़र के पास से। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ही टिक करवाना है या सिलेक्ट करवाना है देन आप रेडियो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा वैल्यू यूज़र सिलेक्ट कर सके देन यू हैव टू यूज़ checkbox। जैसा कि हमने जेंडर वाले केस में देखा, वहाँ पर कोई एक वैल्यू ही एक्सेप्ट की जा सकती है, या फिर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, तो उस केस में आपको रेडियो बटन यूज़ करना है। देन बात आती है हॉबीज़ वगैरह की, तो हॉबीज़ में आप चेकबॉक्स यूज़ कर सकते हैं और चेकबॉक्स बनाने के लिए आपको टाइप इज इक्वल्स टू क्या लिखना रहेगा, चेकबॉक्स। सिंपल, जैसा हमने पहले देखा। आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट वन इज़ टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं अपने फॉर्म पर तब आपको टाइप इज़ इक्वल्स टू टेक्स्ट मेंशन करने की ज़रूरत रहेगी। एंड इन केस अगर आप टाइप नहीं लिखते हैं देन बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेक्स्ट बॉक्स ही मिलता है। नेक्स्ट वन इज़ पासवर्ड। अगर आपको एक पासवर्ड फील्ड बनानी है, पासवर्ड फील्ड मतलब क्या कि आप जो कुछ भी इनपुट करेंगे वो शो नहीं होगा, वो किसी कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाएगा, देन आप टाइप इज़ इक्वल्स टू पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। ओके, similar to text field but the characters are not displayed to the user. Instead the character typed is converted into non-readable format. या तो वो स्टार में कन्वर्ट हो जाएंगे या डॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपको ऐसी कोई फील्ड बनानी है तब आप टाइप इज़ इक्वल्स टू पासवर्ड कर सकते हैं। एंड लास्ट के 2 हैं सबमिट एंड रीसेट। अगर आपको एक सबमिट बटन क्रिएट करना है देन यू हैव टू टाइप इज़ इक्वल्स टू सबमिट, और अगर आपको रीसेट बनाना है देन आपको टाइप इज़ इक्वल्स टू रीसेट करना पड़ेगा। सबमिट बटन का मीनिंग क्या है कि आप जब भी सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपका सारे डेटा किसी एक पेज पर सेंड कर दिया जाएगा, एंड अगर आप रीसेट बटन पर क्लिक करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो रीसेट हो जाएगा। दैट्स इट। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट इज़ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट।
सो नाउ टेक्स्ट एरिया यूज़ कहाँ कहाँ होता है। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट अलाउज मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट। इसके लिए आपको जो टैग यूज़ करने रहेंगे वो ओपनिंग टेक्स्ट एरिया एंड क्लोजिंग टेक्स्ट एरिया टैग्स यूज़ करने रहेंगे। उसके अलावा आप याद रख सकते हैं इट अलाउज एंटरिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट लाइन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसका और कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। सो इट कैन बी यूज टू एंटर कॉमेंट, रिपोर्ट और अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। इन जगहों पर भी आप यूज़ कर सकते हो। नाउ जो टेक्स्ट एरिया का साइज़ है वो आप डिटरमाइन कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको रोज़ एंड कॉल्स दो एट्रीब्यूट यूज़ करने रहेंगे। रोज़ आपको इस तरह से मेंशन करनी है, कॉलम्स आपको इस तरह से मेंशन करने हैं। दैट मीन्स अगर आप बॉक्स को वर्टिकली बड़ा रखना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ानी पड़ेंगी, एंड अगर आप अपने बॉक्स को हॉरिजॉन्टली बड़ा रखना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स बढ़ाने पड़ेंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। द साइज ऑफ अ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक और उसके बाद इस लाइन में आपको यही एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अप एंड डाउन स्क्रॉल किए बिना इन्फॉर्मेशन विजिबल हो तब आपको कौन सी वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ रोज़ आपको बढ़ाने पड़ेंगे। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको लेफ़्ट या राइट स्क्रॉल किए बिना सारी इन्फॉर्मेशन विजिबल हो तब आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ़ रोज़ 4 एंड कॉलम्स 20। So number of rows 4 and columns 20. So rows 1, 2, 3, 4 like this, and columns 20 means 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 20 columns. So आपका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ सिलेक्ट एन ऑप्शन एलिमेंट। अब यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट हैं, दोनों के अपने अपने काम हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ सिलेक्ट एलिमेंट। दिस एलिमेंट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेन्यू इन अ फॉर्म। तो आपको अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है या मेन्यू बनाना है तब आप सेलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑप्शन एलिमेंट। दिस एलिमेंट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द वैल्यूज़ दैट आर टू बी डिस्प्लेड इन द मेन्यू। मीन्स जब लिस्ट ओपन होगी तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ रखनी है वो आपको ऑप्शन टैग का यूज़ करके बताना रहेगा। सेलेक्ट एलिमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इन टैग्स का यूज़ करना है, एंड ऑप्शन एलिमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इन टैग्स का यूज़ करना है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्ट एंड देन ऑप्शन में अहमदाबाद, राजकोट एंड सूरत। सो इस तरह से यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट हैं, दोनों के अपने अपने काम हैं। सेलेक्ट का यूज़ ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए यूज़ होगा, एंड ऑप्शन का यूज़ उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करने के लिए होगा। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ IDE, Integrated Development Environment. An IDE is a software application that provides complete facilities to a programmer to develop software. यानी आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपको IDE प्रोवाइड करता है। अभी के लिए आपको इतना ही समझना है। नाउ IDE क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो फर्स्ट थिंग इज़ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सेकेंड इज़ टेक्स्ट और कोड एडिटर। उसके अलावा एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर होगा जो कोड को रीड करेगा, एंड अ डिबगर, ये भी अवेलेबल होगा। सो ये सारी चीज़ें एक IDE में रहती हैं। सो अभी के लिए आपको इतना ही समझना है कि फुल फॉर्म क्या है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये फुल फॉर्म हो गया। तो ये प्रोग्रामर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। कैसी फैसिलिटीज़? एक GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पर प्रोग्रामर देख सकता है, टेक्स्ट या कोड एडिटर रहेगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, एंड एक डिबगर। इतनी चीज़ें किसी भी IDE में मिल जाएंगी। नाउ कौन कौन से IDEs हैं अभी? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिस्ट है, कंपोज़र, एक्लिप्स, JBuilder एंड नेटबीन्स। अभी के लिए आपको 4 IDE गिवन है यहाँ पर, जिसमें से इस बुक में हम कंपोज़र के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी के आपको सिर्फ नेम याद रखने हैं, एक्लिप्स, JBuilder एंड नेटबीन्स।